अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ। समय पहले तो यकीनी तौर पे ईद आपकी बड़ी अच्छी गुजरी होगी और आपने बहुत इन्जॉय किया होगा। 3 जुलाई की कॉल लेके आपके साथ हूँ मैं। और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आपको मैं खुशामदीद कहूँगा ईद के बाद वापस अपने काम पे। और बहरहाल लंबी छुट्टियों के बाद जब काम पे आते हैं तो थोड़ी सी ये होती है कि यार मज़ा नहीं आता, मगर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। एक बात याद रखिए कि दुनिया का साइकिल है कि कोई भी चीज़ यकसा नहीं रहती। वो एक साइकिल्स हैं हर चीज़ के जो घूमते रहते हैं। चाहे आप मौसम ले लें, इंसान की ज़िंदगी के अतवार ले लें, अपने मूड ले लें कि अगर आप गुस्से में तो आप हर वक्त गुस्से में नहीं रहते। तो इस तरीके से अगर आप हर चीज़ को इस तरह नोटिस करेंगे तो ये तमाम चीज़ साइकिल की सूरत में घूमती है। तो उसी तरह हमारी मार्केट्स भी जो हैं वो साइकिल्स में चलती हैं। तो अगर मार्केट में मसाइल आते हैं तो फिर उसके बाद रोशन सुबह भी आती है। अब यहाँ रोशन सुबह का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान में हमारे बहुत से भाई बहन जो हैं वो बहुत ही जज्बाती सोच रखते हैं। अगर रोशन सुबह की बात करो तो वो नए हाई की बात शुरू कर देते हैं कि 52,000 तोड़ देंगे, 55,000 तोड़ देंगे। जितनी ज़्यादा अंधेरी रात होगी, जितने ज़्यादा मसाइल होंगे, जो सुबह होगी वो भी उसकी तनासुब से होगी। पहले तो एक बात को अच्छी तरह समझ लीजिए, ठीक है ना। जिस तरह की रात गुजरी होती है तो सुबह भी उसी ताकत के साथ आती है। अगर बहुत बुरा वक्त हमने काटा है, असल में ये साइकिल कम से कम उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और उस मुश्किल वक्त को ख़त्म कर देता है। कॉल तो ये वीकली है, मगर इसमें मैंने बड़ी तब्दीलियां की हैं। नंबर 1, मैंने रैप अप नहीं किया, ना वीक को रैप अप किया है। इससे पहले भी मैं रैप अप को बंद किया है मैंने, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते, बात लंबी हो जाती है। तो इस दफ़ा भी मैंने ये सोचा, क्योंकि कॉल भी लंबी होती है और मेरा भी मूड नहीं बन रहा था। मैंने कहा जब आप लोगों का, आप में से बहुत सारों का अगर इंटरेस्ट नहीं है तो ठीक है, छोड़ दिया जाए। तो रैप अप इसमें बिल्कुल भी नहीं है। और अगर कोई ज़रूरत महसूस हुई मज़ीद गुफ्तगू की तो हम किसी और वीडियो में कर लेंगे, और अगर रैप अप में किसी का इंटरेस्ट होगा तो उस पर बात कर लेंगे। मगर बहरहाल जो सीखने और सिखाने का अमल है वो रुक नहीं सकता। तो अभी जो आपके सामने एक चार्ट है, ये मैं लेकर आया हूँ। मंथली और वीकली चार्ट को दिखाया है आपके सामने। मैं जून टू जून की बात कर रहा हूँ, जून 2022 से लेकर जून 2023 तक। तो ऊपर आप देखें मंथली चार्ट है और उसमें 42,600 से लेके 39,500 तक, यानी कि 40, 41, 42, 3,000 के बैंड में मार्केट एक साल से ट्रेड कर रही है। अगर इस पूरे एक साल को हम वीक्स में देखें तो फिर नीचे आपके सामने है कि नीचे क्या हुआ। इसमें ब्लैक कलर से मैंने रेक्टेंगल बनाने की कोशिश की है, और जो ब्लू कलर की लाइनें हैं वो रेंज की मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट्स हैं, और ऊपर की और नीचे की। इस चार्ट को बगौर देखिए, और ये चार्ट इस बात पे पॉइंट करता है कि बेशक पाकिस्तान के हालात, इकॉनमी शदीद मुश्किलात का शिकार रही, मगर ये जो रेंज बाउंड मार्केट चलती रही है पिछले एक साल में 3,000 पॉइंट के बीच में, ये आपको यकीनी तौर पे एक बड़ा ही अच्छा मौका देती रही है कि आप हालात को समझते हुए, अगर आपके टारगेट जस्टिफाइड हैं तब, अगर आपके टारगेट ये हैं कि मैंने जो 20 का लिया है वो 100 का हो जाए, तो फिर आपके लिए मार्केट बहुत बुरी थी।
हाँ, अगर कोई स्टॉक 20 का था और वो 80 का हो गया तो आपको बोनस मिल गया। इन छुट्टियों में मेरी कुछ मेंबर्स से भी बात हुई और उन्होंने अपनी मुझसे ट्रेडिंग भी डिस्कस की। तो एक मेंबर ने मुझे बताया कि इन हालात में उन्होंने मंथली प्रॉफिट जो गेन किया है, जो वो महीनेवार अपना प्रॉफिट मैनेज करते हैं, तो उन्होंने जो मुझे परसेंटेज दी उसने मुझे बहुत खुश किया। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट अगर और मुल्क के हालात मुआशी और सियासी ख़राब थे, अदालती सरगर्मियाँ उरूज पे थीं, इदारा जाती जो झगड़े थे वो अपने उरूज पे थे, उसके बावजूद मार्केट में काम करने के मौके मौजूद रहे। हमने हालात और वाक़यात को देख के अपनी हिकमत अमली को तब्दील करना होता है। जो हमने किया, हमने शॉर्ट टर्म ट्रेड को मना किया और हमने कहा कि या तो हम मीडियम टर्म स्विंग ट्रेड्स करेंगे या फिर हम लॉन्गर टर्म एंट्रीज़ लेंगे। फिर इस साल के आगाज़ से हमने बहुत ज़्यादा गुफ्तगू की कि जनाब 2023 बाइंग का साल है भारत। ये चार्ट आप लोगों के सिर्फ समझने के लिए है, एजुकेशनल बेसिस पे। चलते हैं प्रिसाइज लेवल टेबल की जानिब। इसमें लेवल्स अपडेटेड हो गए, आपके सामने है। पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ एज पर टेक्निकल चार्ट। यकीनी तौर पे ये जो पिछले हफ्ते के जो सेशन थे, 2 ही तो सेशन थे उसमें, वो 2 सेशन शदीद तेज़ी की तरफ इशारा करते हैं कि बुल्स बड़े पावर में हैं। और ख़ास तौर पे मुझे जो ईद से पहला यानी कि आखिरी सेशन था वो बहुत अच्छा लगा। उसकी वजह ये थी कि जो ईद से मंडे का जो सेशन था उसमें इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, तो उसके बाद अगर दूसरे सेशन ने अपनी एक्साइटमेंट को मैनेज किया तो मेरे हिसाब से ये एक एडजस्टमेंट थी। मतलब उसमें मंदी बिल्कुल भी नहीं हुई, मगर उसने अपने आप को कंटेन किया, मेंटेन किया और इस बात पे पॉइंट किया कि जो मंडे की तेज़ी थी वो फेक नहीं थी या वो ऐसी नहीं थी कि जो हाइपर मूव हो, जो सिर्फ समझ में आए कि लोगों ने जज्बाती अंदाज में कुछ काम किया है। अगर ऐसा होता तो ट्यूसडे वाले दिन मार्केट करेक्शन भी लेती उसकी। तो करेक्शन का जो आपको पता है, मैं इस फेजेस को डिवाइड करता हूँ। एक एडजस्टमेंट का नाम देता हूँ, फिर उसके बाद मैं करेक्शन की बात करता हूँ या एग्जॉस्शन की बात करता हूँ, फिर एक लफ्ज़ यूज़ करता हूँ मैं अप्रोप्रिएट करेक्शन, विच इज़ एग्जैक्टली क्लोज टू द एडजस्टमेंट को कह सकते हैं। फिर एक जो सिंपल एग्जॉस्शन होती है वो करेक्शन की किस्म होती है। फिर करेक्शन के कुछ फेज़ होते हैं, डिपेंड करता है कि कितनी कंसिस्टेंसी है बियर्स में। फिर उसके बाद जाके मंदी शुरू होती है। ऐसा नहीं होता कि अगर मार्केट में 200 पॉइंट गिर गए तो मार्केट में मंदी आ गई। तो मार्केट के अगर इन फेजेस को समझा जाए तो आप अपनी ट्रेड की डायरेक्शन को बेहतर तौर पे समझ सकते हैं। तो जनाब आगे चलते हैं। मार्केट में एक बड़ी देर से जिसका इंतज़ार था वो ट्रिगर हो गया और जनाब वज़ीर आज़म साहब ने एक ट्वीट भी किया है जो हमारे ग्रुप पे भी मौजूद है, सोशल मीडिया पे भी है, जिसमें उन्होंने एग्रीमेंट के हवाले से IMF की बात की है। गो कि ये एग्रीमेंट ऐसा तो नहीं है कि आपकी इकॉनमी को एकदम आसमान पे पहुंचा देगा, ना ही ऐसा है कि आप ये समझें कि डॉलर जो है 270-80 जो भी चल रहा है वो 280 से 200 पे आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मगर जो कहते हैं गाड़ी में कुछ फ्यूल डल गया है कि जिससे गाड़ी चल सकती है, इकॉनमी जो है मूव ऑन हो सकती है। और मैंने अपनी पता नहीं लास्ट वीडियो में ये बात समझाई थी कि ये बहुत मुश्किल है कि हम ये कहें कि डॉलर 200 पे आ जाएगा या 240 पे, मगर ये ज़रूरी है कि अगर उससे रेलेवेंट चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आ जाए, यानी कि रोटेशन ऑफ मनी हो, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो, नौकरियों की जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी का ख़ात्मा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, मुल्क में काम शुरू हो जाए, सेक्टर एक्टिवेट हो जाए, तो फिर यकीनी तौर पे स्लोली एंड ग्रेजुअली डॉलर के 250 पे रहने के बावजूद भी, इन्फ्लेशन के 25-26 तक आने के बावजूद भी आपको मार्केट में और हमारे हालात में तब्दीली महसूस होना शुरू हो जाएगी।
तो मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो इन तमाम लिमिटेशंस के साथ है। इसीलिए मैंने कहा कि मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टारगेट्स को नहीं देखता। जो मौजूदा हालात हैं उसमें क्या टारगेट्स हो सकते हैं, मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ। तो बहरहाल ये ट्रिगर हमारे सामने आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद मैंने कहा, पिछले काफ़ी दिन से मैं ये बात कह रहा था कि देखिए जी 2023 का साल जो है ये बड़ा अच्छा साल है, इसमें बाइंग होनी चाहिए। फिर स्पेसिफिकली मैंने कहा कि जून तो बाइंग का साल है, जून तो बाइंग का महीना है, जून में करो बाइंग। फिर मैंने जून पोर्टफोलियो भी आपको दे दिया मई 25-26 को कि भाई ये जून पोर्टफोलियो है, ये स्टॉक है, एक्यूमुलेट कर लो। और कुछ स्टॉक तो मई के आखिरी 2-1 दिनों में कुछ बाय हो सके, मगर ज़्यादातर स्टॉक जो है जून में आके बाय हुए। अब माशाल्लाह जून ख़त्म हो गया, हमारी बाइंग भी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी। शायद के 1-2 स्टॉक हों जिनकी बाइंग आप पूरी परसेंटेज नहीं कर पाए हों, मगर अब मुश्किल लगता है कि आप वो सारी बाइंग कर पाएँ। मगर जो बाइंग आपको बताई गई थी, मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ 80-90% बाइंग हो चुकी है। और एक्यूमुलेशन जब की जाती है तो ऐसा नहीं होता कि अगर मैं सोचता हूँ कि मैं फ़लाना शेयर 10,000 ख़रीदूँगा, एक्यूमुलेट करूँगा। 10,000 मार्केट ख़रीदना तो एक क्लिक की बात है, मगर एक्यूमुलेट करना बड़ी समझदारी और तरीक़ा और टैक्टिक्स की ज़रूरत है। तो जब एक्यूमुलेट करते हैं तो अगर 10,000 एक्यूमुलेट करते हैं तो कभी 9,000 भी आते हैं, कभी 7,000 भी आते हैं, कभी 8,000 भी आते हैं। तो हम 10,000 पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं होते, हम जो माल आ गया उसी को अपना पोर्टफोलियो समझते हैं। हाँ, कई दफ़ा ऐसे ट्रिगर बीच में आएंगे ऊपर जाते हुए कि जब वो तोड़ेंगे ट्रिगर वो स्टॉक, तो हम उस वक्त जो हमने 10,000 में से 8,000 बाय किया है वो हम 4-5 हज़ार और बाय कर लेंगे, क्योंकि वहाँ से बुल्स की पावर इस्टेब्लिश होगी और उसमें ताकत में बेपनाह इजाफा हो रहा होगा, तो हम ऊपर भी बाइंग कर लेंगे। उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम ये सोचें कि यार मैंने तो 30 पे बाय किया था, अब मैं 35 पे क्यों बाय करूं। हम प्राइस को तो वैल्यू ही नहीं करते इन मार्केट्स में, हम वैल्यू करते हैं ट्रेंड को। क्योंकि किसने सोच रखा था कि पायनियर सीमेंट 90 तक जाएगा? किसने सोच रखा था कि जब नेटसोल की बाइंग 2020-21 में मेरे ख्याल में हुई थी कि पता नहीं वो 90-95 से 300 तक चला जाएगा? कोई नहीं कह सकता। हाँ, ऊपर जाएगा। फिर जैसे जैसे बुल्स की ताकत बढ़ती रही उनके टारगेट रिविजिट होते रहे। तो प्लीज़ हमेशा ट्रेंड पर बाइंग कीजिए, ट्रेंड को फोकस कीजिए, क्योंकि ट्रेंड जो है डिफरेंस देता है एंड वी आर ट्रेडिंग फॉर द डिफरेंस। हम प्राइस ट्रेड नहीं कर रहे होते, हम डिफरेंस ट्रेड करते हैं। अगर हमने कोई चीज़ 20 रुपए की ली है और हम 25 की बेचते हैं तो हम 5 रुपए के लिए ट्रेड करते हैं, 20 या 25 रुपए के लिए नहीं करते। तो प्राइस से ज़्यादा डिफरेंस की अहमियत है और डिफरेंस बनाता है ट्रेंड। ठीक है जी। बहरहाल ये तो फिर अगेन एजुकेशन के हवाले से बातचीत है। तो बहरहाल मैंने कोशिश की कि जो 12 महीने का जो चार्ट मैंने दिखाया है आपको मंथली और वीकली, वो इसमें तेज़ी और मंदी के जो मेजर ट्रिगर्स हैं उस पर पॉइंट करता है। और मैंने अपने ऑप्टिमिज़म का भी जिक्र कर दिया कि 2023 में ख़राब हालात के बावजूद ऑप्टिमिज़म मेरे क्यों था, और अभी भी जो ऑप्टिमिज़म है उसकी लिमिट है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से कहूँ कि मार्केट 50,000 हो जाएगी, इसकी प्रॉफिट टेकिंग भी होगी। जो लोग जून पोर्टफोलियो की बाइंग कर चुके हैं वो अपने एग्जिट्स का ध्यान रखें। एग्जिट नहीं हो आपके पास तो मुझे रिमाइंडर दें कि फ़लाने स्टॉक की क्या पोजीशन है, मैं उसका आपको एग्जिट भी दूंगा। और एग्जिट में अगर मार्केट में तेज़ी हो तो एग्जिट हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से करेंगे, और जिस तरह बाय किया है उस तरह हम थोड़ा थोड़ा ऑफलोड करते हुए ऊपर चलेंगे। बहुत से स्टॉक ऐसे होंगे जो पूरे एक साथ नहीं बेचे जा सकेंगे, हम थोड़ा थोड़ा बेचते हुए चलेंगे। तो लिहाजा इसका आपको ध्यान रखना है कि आप मुझे किस तरह एग्जिट के रिमाइंडर पूछ लेते हैं। मुझे अब ईद के बाद बुल्स की एफर्ट दोबारा से नज़र आ रही हैं, और जाहिर बात है फंडामेंटल ट्रिगर भी इसका असरअंदाज होगा। तो अगर मार्केट 41,385 के ऊपर ही ट्रेड करती है तो पहला टारगेट तो 41,767 का है, और उसके बाद मार्केट 42,000 को चेस करेगी। और 42,000 में जो हमारी अटमोस्ट पॉसिबिलिटी मौजूदा सूरत हाल में है
वो 42,245 से 42,300 का एरिया है कि मार्केट यहाँ तक जा सकती है। जो लिमिटेड एग्जॉर्शन की पॉसिबिलिटी है वो मुझे 41,198 187 के नीचे नज़र आती है। और अगर आप ये पूछें कि बियर्स कहाँ से एग्रेसिव हो सकते हैं या कहाँ से उनका मूड बन सकता है नीचे जाने का, तो वो 41,000 तोड़ने के बाद है कि अगर 41,000 इंडेक्स सर्वाइव नहीं करेगा तो मार्केट में दोबारा मंदी आएगी। एक बात मैं और पहले भी बोली है, दोबारा बोलूँगा कि मार्केट ने जो 1200-1300 पॉइंट गेन किए, तो जब आप IMF की जो खबर है उस पर ट्रेड करें तो इन 1200 पॉइंट को मत भूलिएगा। यहाँ से मत शुरू कीजिएगा कि यहाँ से 5,000 पॉइंट मार्केट ऊपर जाएगी। जितने पॉइंट भी आपको लगते हैं, इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, ये हर एक का अपना अपना परसेप्शन है। अगर वो ये समझता है मार्केट यहाँ से 5,000 पॉइंट ऊपर जाएगी तो 5,000 में से ये 1200 माइनस कर ले। अगर वो समझता है 3,000 ऊपर जाएगी तो उसमें से 3,000 में से 1200 माइनस कर ले। और अगर मार्केट 3,000 ऊपर जाके भी स्ट्रॉन्ग खड़ी है तो ठीक है, आप उम्मीद रखिए, मगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। तो बहरहाल मैंने कोशिश की आपको बेहतर से बेहतर समझाने की। दुआ करूँगा कि आप लोग कामयाब ट्रेड करें और अल्लाह ताला आपको बहुत सेहतमंद रखे, कामयाब करे, मुश्किल हालात में अपनी जो हाउस होल्ड इनकम है उसमें सरवाइव करने की और उसको रन करने की तौफीक दे। अभी भी मेरा ये मानना है और कहना है कि खुदारा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज पे फोकस करें। पिछले हफ्ते उठा के देखें कि मार्केट ने कितनी ज़बरदस्त ट्रेडिंग वहाँ करवाई है। सिर्फ क्रूड ऑयल और गोल्ड की बात कर दूँ मैं, S&P और नैस्डैक, डॉ जोन्स, यूरो USD उनको छोड़ दूँ, सिर्फ अगर मैं क्रूड ऑयल की भी बात कर लूँ तो आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि 2 लाख की इन्वेस्टमेंट में कितनी अच्छी ट्रेडिंग वहाँ पर हो जाती है। तो बहरहाल सोचिएगा, क्योंकि एक प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए एवेन्यूज़ का होना बहुत ज़रूरी है, उसको डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। पिछले दिनों हेजिंग के हवाले से जो मैंने वीडियो की उसमें भी मैंने ये बात समझाई। बहरहाल बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।